हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये नई एनसीईआरटी बुक नए पैटर्न पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन अभी से अगर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता लगेगा ना, तो बाकी तो हमें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उन पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो एनसीईआरटी के बॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, अभ्यास के क्वेश्चन, ये तो सारे आने ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके आंखों के सामने है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से ही रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये हर साल एग्जाम में आता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हर साल आता है। ठीक है, ये चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, और एक चीज़ मैं बताऊंगा बच्चों, जितने भी ये टॉपिक होते हैं ना, ये सारे टॉपिक का मतलब क्या होता है, क्या कैसे चीज़ें, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, तो पहले बॉक्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वन बाय वन यहाँ पे आ गए। सो ये जो क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिखा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे साथ आप लोग भी मार्क करते रहना, ठीक है, अपने बुक में। और इसका जो वीडियो सोल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी करा रखा है, मैं प्लेलिस्ट के लिंक्स पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो भाई, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, जब मैंने पेपर दिया था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा 1 मार्क। ठीक है, ये पदार्थ एक्स वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़े। फिर ये वाला जो प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अभ्यास में। एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, अभ्यास में आपको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखने को मिल रहा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक नहीं लगाऊंगा, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, चौथा नंबर, ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है, ये वाला संतुलित करने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, छठा 7वां। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, संतुलित भी करना है। ठीक है, वर्ड्स में दे रखा है। ठीक है, फिर आप अभी प्रतीक के रूप में लिखोगे, फिर संतुलित करोगे, फिर प्रकार भी बताना है, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हर साल एग्जाम में आता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या मतलब है। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उन प्रश्नों पर टिक मार रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है, इनको तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद ये वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों कहा जाता है। फिर ये 13वां, विस्थापन होती विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद ये 20वां, संचारण और विकिरण को समझाइए। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में क्यों प्रभावित किया जाता है। और ये 15वां क्वेश्चन भी, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, संचारण के लिए, संचारित होने से बचाने के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। सारे चैप्टर मैंने नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ऑलरेडी करा दिए हैं, ये मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो मैंने देखो एनसीईआरटी भी पढ़ा रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखा है। क्या देखो, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1। ठीक है, लिख के आगे लिख देना हमारे चैनल का नाम मैथमेटिक एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। ये वाला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए।
दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ठीक है, उसके बाद ये तीसरा प्रश्न भी, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लेटर्स पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 1, पहला वाला इंपॉर्टेंट है। आपके पास 2 विलयन ए और बी वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं छाट के बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पहला प्रश्न आ जाएगा, CaOCl का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। 5वां प्रश्न, पहला और 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी MCQs है मैं किसी पर टिक नहीं लगाऊंगा, ये सारे MCQ ऑलरेडी अपने आप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले ही बोल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी बेस्ट है। और अभी आने वाले समय में मैं आपको नए वीडियो में भी करा दूंगा सब कुछ, तो उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु अधातु में क्या अंतर है, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, ये सब आपको पता होना चाहिए। सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, 1 शॉट। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला भी और दूसरा भी। पहला जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, कमरे के ताप पर कौन सी द्रव धातु द्रव अवस्था में होती है? ठीक है, अच्छी चालक कौन है? आघात वर्ध और तन्यता से क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात करें NCERT। देखो अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ये अच्छा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जरूर करके जाना, क्या होता है जब, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये भी हर साल आता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर ये सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषित कीजिए, खनिज क्या है, अयस्क क्या है और गैंग क्या है? हर साल एग्जाम में आता है। फिर ये 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये दोनों प्रश्न आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं? कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? ठीक है, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं अभ्यास के प्रश्नों में। पहले ही बोल चुका हूँ, सभी MCQ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, हर साल आता है। उसके बाद 7वां प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें नामकरण भी एग्जाम में आता है। कार्बन की चतुसंयुगता से क्या समझते हैं? ठीक है, ये वाला पहला प्रश्न, CO2 सूत्र वाले के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जरूर आएगा। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है। ठीक है, हर साल आता है।
ये जो नामांकन देख रहे हैं आप, ये मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे आ जाओ, 5वां जो प्रश्न है, नामांकन कैसे करेंगे, ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कर सकते हैं, समन्वय किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं, ठीक है। और ये चौथा प्रश्न भी, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, वेरी चौथा पांचवा तो आएगा ही आएगा, 100% है, ठीक है, आना ही है। फिर ये वाला जो प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। एथेनॉल के गुणधर्म से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या है, यह हर साल एग्जाम में आता है। एंड साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ठीक है। मिसेल का निर्माण, साबुन की सफाई विधि, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो प्रश्न है ना, एमसीक्यू हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि एमसीक्यू सारे इंपॉर्टेंट हैं, परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। एमसीक्यू तो सारे ही करने हैं। अभ्यास में आ जाओ, ये वाला प्रश्न जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अंतर, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर, ठीक है। 8वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मिशेल का निर्माण क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक के बीच अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए, और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन की सफाई विधि हर साल एग्जाम में आता है। तो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अब हम आएंगे बायोलॉजी पर। एक चैप्टर हट गया पुराने किताब से, 5वां चैप्टर जो पहले हुआ करता था, ये पहले 6ठा चैप्टर हुआ करता था, अभी 5वां हो गया नए एनसीईआरटी बुक में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर के लिए सबसे कई बच्चे इधर उधर के क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं क्वेश्चन बैंक में, यहाँ वहाँ। सबसे बेस्ट टिप्स है बायोलॉजी में ना, सिर्फ जो बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन होते हैं और जो अभ्यास के प्रश्न, उतना ही कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे पहले ही बता दूं, ये जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बाकी रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ये सारे बॉक्स वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, रंध्र क्या है, ठीक है, विषम पोषी पोषण, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ये सारे चित्र बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये देखिए, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ठीक है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे विकल्पित किया जाता है, ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हृदय का अच्छे से चित्र बनाना आपको आना चाहिए। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों के क्या कार्य हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्सर्जन का चित्र आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। वृक्क की क्या भूमिका है, क्या कार्य है, ठीक है। मूत्र की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, और ये पहला क्वेश्चन, नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभ्यास में आ जाओ। ये हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, भोजन में लार की क्या भूमिका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, हर साल एग्जाम में आता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, इस चैप्टर पे आ जाओ। तो ये चित्र बनाने के लिए ना हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। उसके साथ साथ प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है, मानव मस्तिष्क का चित्र हर साल एग्जाम में आता है बनाने के लिए, तो चित्र बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रतिवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ये बहुत ही
ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वानुवर्तन अनुवर्तन गति क्या होती है, पादप हार्मोन्स क्या है, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है, ये अच्छे प्रश्न है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर एक तंत्रिका, ये वाला जो संरचना बनाई है इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। उसके बाद अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे के विपरीत क्यों है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले चैप्टर में आ जाओ, जीव जनन कैसे करते हैं। सो इसमें आ जाओ, डीएनए का प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के बारे में क्वेश्चन आता है, ये वाला प्रश्न द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, ठीक है, ये वाला प्रश्न है इंपॉर्टेंट। और फिर ये वाला डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के आवश्यक क्यों है, ठीक है। बाकी प्रश्न देखो सारे पढ़ने हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आप वही पढ़ के जाओ ना, पढ़ने सारे हैं लेकिन इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। पुष्प का नामांकन चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। परागण और निषेचन में क्या अंतर है, यह हर साल एग्जाम में आता है, ये रट लेना, ठीक है। ये इसके बारे में भी अच्छे से तैयारी कर लेना, सारा कुछ चित्र बनाने की प्रैक्टिस वगैरह। देखो परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, या फिर परागण और निषेचन में क्या अंतर है, हर साल एग्जाम में आता है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, ठीक है, ये हर साल आता है। गर्भ निरोधन क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, ऋतुस्राव क्यों होता है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 4 से लेके 8 तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन गारंटी के साथ। अगले चैप्टर पे आ जाओ, आनुवंशिकता चैप्टर, ठीक है। इस आनुवंशिकता में बहुत सी चीज़ें थोड़ी कम की गई हैं, कुछ सिलेबस, ठीक है, तो नई किताब से ही पढ़ना। नए ये वाला प्रश्न हर साल आता है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, हर साल होता है। और मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत ही छोटा बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, ठीक है, एमसीक्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन, संतति में नर मादा जनकों द्वारा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आ जाता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसको मैंने 1.5 घंटे के एक वीडियो में 1 शॉट नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर करा रखा है, तो हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करा दिए हैं, तो उनको अच्छे से ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये वाला प्रश्न दूसरा नंबर, एक गोलीय दर्पण की प्रकृति 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, ये सब आपको आना चाहिए। और ये जितने भी उदाहरण है सब मैंने करा रखे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल बड़े नंबर 5 नंबर में आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। ये उसके बाद ये दूसरा प्रश्न न्यूमेरिकल, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तनांक क्या है ना, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल हो गया इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। लेंस सूत्र आवर्धन क्या होता है, दर्पण सूत्र आवर्धन क्या होता है, ये न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेंस की क्षमता, ठीक है, ये न्यूमेरिकल जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। बाकी तो सारे न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसमें सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक जरूर आएगा। अगला है मानव नेत्र का सुस्पष्ट चित्र, ये हर साल आता है एग्जाम में चित्र बनाना, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। समंजन क्षमता, मानव की नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, उनका निवारण, इस पर क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु निकट बिंदु कितनी होनी चाहिए, और ये चौथा क्वेश्चन भी, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये वाला चित्र, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर हमें लाल दिखता है, ये क्यों दिखता है ना, इसको अच्छे से जान लेना। उसके साथ ये वाले प्रश्न जो भी हैं, ये जितने भी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई एक नहीं, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चैप्टर। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ क्या होता है, ये देखिए, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी उदाहरण है सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण सारे प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब आप लोग, ठीक है। नहीं तो बाद में मत बोलना सर हमने नहीं किया, मैंने करा रखे हैं। पुराने वीडियोस ज़रूर देखना, हेल्पफुल है, और नए वीडियोस में तो करा ही दूंगा। ये वाला उदाहरण तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, सारे करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न मैंने जब एग्जाम तब आया था, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापमान, ठीक है। फिर ये वाला हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, हर साल आने वाला प्रश्न है, ठीक है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों पर, ठीक है, डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। और ये वाला जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया 5 नंबर में, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में के क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखो न्यूमेरिकल तो सारे ही करने में पहले ही बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। और जितने भी इसके टॉपिक हैं सारे क्लियर कर लेना, बाकी इसमें अभ्यास में उतना अच्छे क्वेश्चन नहीं है, उदाहरण के सारे को ज़रूर कर लेना। ये करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस चैप्टर में, ठीक है। ये मैं तो कहता हूँ ना भी करो तो चलेगा, लेकिन इसके पीछे के जितने भी उदाहरण हैं वो ज़रूर करने हैं। अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इस चैप्टर पे आ जाओ। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। अगला इसमें एक ही प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक विक्षेपित क्यों हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दक्षिणास्त का नियम, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इन दोनों में से एक का नियम जरूर एग्जाम में आता है हर साल, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में है। फिर ये वाला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ये न्यूमेरिकल भी, ठीक है। और घर में सुरक्षा उपाय के लिए क्या लगाए जाते हैं, ये भी पढ़ लेना, अच्छा प्रश्न है।
ये वाला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में लघुपतन कब होता है? भू संपर्क तार क्या है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर में। ठीक है, पहले पर्यावरण के 3 चैप्टर हुआ करते, अब सिर्फ एक ही रखा गया है। तो पर्यावरण चैप्टर एक बार पढ़ोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, आहार नाल क्या है ये सब ध्यान से देख लेना। आहार श्रृंखला आहार नाल बोल रहा हूँ, ये इसके बारे में पढ़ लेना। पोषी स्तर, पारितंत्र में क्या होता है, पोषी स्तर क्या है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं। ओजोन परत के बारे में आ जाएगा। ठीक है, ओजोन परत वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में क्या अंतर है, ये अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है। क्या होगा अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें तो क्या होगा? नवा क्वेश्चन, ओजोन परत की छदी वाला, ये अच्छा प्रश्न है। तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में आपको मार्क करवा दिया नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, देखो मैं पहले ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी जब भी पढ़ो ना, सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं और उसी टॉपिक के आधार पर मैंने एनसीईआरटी वीडियोस की एक्सप्रेशन वीडियो बना रखी है। लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और कुछ नई वीडियो आने वाली है क्योंकि सिलेबस कम हुआ है, तो जो है वो तो देख लो अभी, और कुछ आने वाली है नई। एंड एग्ज़ाम से पहले मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो इसमें नहीं है, लेकिन आपको सारे प्रश्न पढ़ने हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं उनको याद कर दो, रट डालना है, मतलब क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब, पढ़ना सारा है लेकिन जो क्वेश्चन टिक किया है वो उस पर ज़्यादा अटेंशन देना है। ये अपनी खोपड़ी में डाल लो। ये मत करना कि जो टिक के बस वही पढ़ रहे हो और कुछ नहीं पढ़ रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एंड शुरू से पढ़ो क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है। अगर शुरू से मेहनत करेंगे तो हम एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। यही इसी वजह से आप लोगों के डिमांड के कारण ये वीडियो अभी मैंने बना दी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी विज्ञान के साथ साथ गणित भी मैंने पूरी पढ़ा दी है चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।